हेलो एवरीवन स्टूडेंट, जिसका आपको इंतज़ार था अब वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आप व्यापम सब इंजीनियर की जो है एग्ज़ाम अभी होने वाली है, उसके लिए क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों हमने क्या किया कि इसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए पहले ही हमने डाल दिए थे कि हम आप लोगों के लिए व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कवर करेंगे और हम आज से स्टार्ट करेंगे व्यापम सब इंजीनियरिंग के लिए। तो हम यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए होगा। तो हम यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे ये इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड होगा दोस्तों। तो हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है व्यापम सब इंजीनियर के पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज पूरे यूनिट से क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों। तो प्रत्येक यूनिट से पर यूनिट से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में दोस्तों हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। तो यहाँ पर जितने भी व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं और आईटीआई टीओ की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्योंकि व्यापम सब इंजीनियर में बहुत से स्टूडेंट जो है वो आईटीआई पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट रहते हैं और बीटेक वाले कम मिलेंगे, डिप्लोमा वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा हिंदी से पढ़ते हैं, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीटेक किए हुए होते हैं, उनको इंग्लिश ज़्यादा कवर करना होता है, मतलब इंग्लिश अच्छी लगती है उनको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का हम पैटर्न लेकर आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में होंगे। मतलब यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होगा और हिंदी में भी लिखा होगा दोस्तों। लेकिन लिटरली बहुत से जो एमपी और व्यापम सब इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसमें आपको कभी नहीं, मतलब कि इस टाइप से सोचना ही नहीं है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हमारे लिए हिंदी में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो जिनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पहले भी एग्ज़ाम हुई है तो इसमें व्यापम सब इंजीनियर का जो पैटर्न होता है वो एज अ सेम क्वेश्चन का पैटर्न आपको आईटीआई टीओ का जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो पैटर्न होता है सेम वैसे ही मिलेगा आपको। बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये मिलेगा कि इसमें व्यापम सब इंजीनियर में 100 क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और यही 100 क्वेश्चन को दोस्तों हमें कवर करना होगा। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर यूनिट वाइज जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हें भी करवाएंगे और जो बेसिक क्वेश्चन निकल के आते हैं उन क्वेश्चन को भी कवर करवाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि हम टेक्निकल का जो पोर्शन है ये टेक्निकल का पोर्शन हम यहाँ से कवर कर सकें। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट का जो यूनिट वाइज चैप्टर होगा उसी यूनिट वाइज हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है विथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट जो यूनिट रहेगी वो बेसिक मिसेलिनियस से ही लेंगे, हम बेसिक यूनिट लेंगे। तो बेसिक जो फर्स्ट यूनिट है मतलब बेसिक से ही हम दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए तो फर्स्ट जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेन पोर्शन है यहीं से दोस्तों क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो हमारे पास जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, ये यूनिट फर्स्ट है दोस्तों और यहीं से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले तो बेसिक में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ओम्स लॉ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वहाँ से कवर करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन ओम्स लॉ से पूछे जाते हैं तो ओम के नियम से ओम्स लॉ से जो क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों और इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन कवर किए जाते हैं पहले इन्हें हम समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एम्पियर के नियम का प्रयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
तो आपने देखा होगा जो एम्पियर का नियम है, आंद्रे मेरी एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। ये जो साइंटिस्ट है दोस्तों, इनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, और इन्हीं के नाम पे ही जो है करंट की यूनिट रखी गई है। तो आंद्रे मेरी एम्पियर जो है ये इनका पूरा नाम है। उन्हीं के नियम का जो प्रयोग है क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है ओवरहेड लाइन में वेग मतलब कि इसमें दिशा को निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन सी दिया है विद्युत चुंबक व ध्रुव निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी दिया है चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए। तो जो एम्पियर का नियम होता है दोस्तों, बेसिकली आंद्रे मेरी एम्पियर ने जो नियम दिया था, ये जो है आपका अंगूठे को इस तरीके से आप रखेंगे कि इसकी जो 4 उंगली है उसका डायरेक्शन को यहाँ शो किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एम्पियर का नियम हमेशा जो यूज़ किया जाता है वो ओवरहेड लाइन में, उसके ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो ओवरहेड लाइन होती है HVAC लाइन, HVAC लाइन में करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए ही यहाँ पर एम्पियर का नियम यूज़ किया जाता है। तो इसमें एम्पियर के नियम में जब आप अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे कि अंगूठे की जो 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां दोस्तों यहाँ पर करंट के डायरेक्शन के उसको मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, और 4 जो उंगलियां हैं वो आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और आपका अंगूठा का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो बेसिकली ओवरहेड लाइन में हम विद्युत आपने देखा होगा ओवरहेड लाइन में करंट के डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए ही हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों। चित्र में धात्विक चालक के लिए 2 भिन्न मापों को, जिसमें T1 और T2 पर वोल्टेज ग्राफ और करंट ग्राफ को, मतलब कि करंट और वोल्टेज ग्राफ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो एक जो ग्राफ है ये करंट का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है दोस्तों ये करंट का ग्राफ है, और इस साइड में आप देखेंगे तो ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब हमें पता ये करना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें T1 और ये जो T2 है दोस्तों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ T1 और T2 खींचा गया है, यदि इसे देखें तो ये क्या शो करता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है T1 और T2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन बी दिया है T1 इज़ लेस देन T2, T1 इज़ लेस देन T2, मतलब इसमें T2 बड़ा है T1 से। ऑप्शन सी दिया है T1 बड़ा है T2 से, इट मीन्स T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो इसका सही आंसर, और इसमें ऑप्शन डी दिया दोस्तों T1 इज़ इक्वल टू T2। तो आप देखेंगे इसमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अनुसार जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, अब करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ खींचा गया दोस्तों, T1 और T2 को यदि हम एक्सप्लेन करें तो ये क्या शो करता है। तो ये दोस्तों शो करता है, इसमें यदि हम देखें तो ये जो T1 है और ये जो T2 है, इसमें T1 इस लेस देन T2 होगा, क्योंकि ये जो T1 है दोस्तों ये T2 से लेस देन होगा। तो T1 इज लेस देन, या ये बोल सकते हैं T2, ये T1 इज लेस देन T2। ये इसके ग्राफ में दोस्तों यहाँ पर यदि हम कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये T2 जो है ये आपको देखने मिल रहा होगा T2 बड़ा है T1 से, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ आप देखते हैं और एंगल भी देखेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा। चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट में यदि हम समझें तो होता यूँ है कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू T होता है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू T होता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मतलब कि ओम के नियम के अनुसार है दोस्तों, और ओम के नियम के अनुसार ये ग्राफ को खींचा गया है। तो इसमें क्या होता है T2 इज़ ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। ये जो T2 है
ये T1 से ग्रेटर देन है ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि करंट से यदि हम यहाँ पर देखें तो ये T1 कम है और T2 ज़्यादा है, इसीलिए ये जो है यहाँ पर R इज़ प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा और T2 इज़ ग्रेटर देन T1 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये ओम्स लॉ के यूनिट पर बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है। तो फर्स्ट देखेंगे ओम मीटर, इसे इस टाइप से भी लिखते हैं ओम मीटर। सेकंड दिया है ओम पर मीटर वर्ग, मतलब कि ओम इस टाइप से लिखेंगे पर मीटर वर्ग। उसके बाद दिया है ओम, जिसे इस टाइप से शो किया जाता है ओम प्रति मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है ओम मीटर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। तो विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है दोस्तों ये ओम मीटर होती है। अब कैसे होती है, तो हमें पता है R इज़ इक्वल टू रो L अपान A होता है। इस फार्मूले में यदि हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो आपको पता है रो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हम रो को ऐसा लिखें तो रो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू A अपान L हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा ये ओम मीटर हो जाएगा। तो ओम मीटर के पीछे रीज़न यही है क्योंकि लेंथ क्या होती है मीटर में होती है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टिविटी किस में होती है ओम में होती है। इसीलिए यदि हम इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो ये R इंटू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो ये जो A इसकी लेंथ जो है दोस्तों ये हो जाएगा मीटर में और रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम। तो जहाँ R सर्किट का रेजिस्टेंस है, A पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और L क्या है पदार्थ की लंबाई, और जो रो लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो यह पदार्थ का एक गुण होता है और जिसका मान उसके नेचर पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई क्या है। तो ऊर्जा की जो प्रैक्टिकल इकाई होती है दोस्तों इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है। एनर्जी की इकाई, एनर्जी की जो यूनिट होती है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। केवीए ऑप्शन बी दिया है, किलोवाट आवर ऑप्शन सी दिया है, केवीएआर ऑप्शन डी दिया है किलोवाट। तो जो एनर्जी की बेसिकली इकाई होती है दोस्तों ये किलोवाट हावर होती है, क्योंकि ऊर्जा की जो इकाई है ये किलोवाट हावर होती है। और हमारे घरों में जो बिजली का जो बिल आता है उसमें भी जो एनर्जी का जो प्रैक्टिकल इकाई है दोस्तों वो किलोवाट हावर ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब किलोवाट हावर जो है इसमें KWH से इसे शो किया जाता है। तो आपके घरों में, हमारे घरों में जो बिजली यूज़ की जाती है, जितना बिजली हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, तो उसकी जो यूनिट है वो किलोवाट हावर में ही होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके कॉन्सेप्ट को यदि हम समझें तो कॉन्सेप्ट में ये आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली रूप से जो एनर्जी की इकाई होती है वो किलोवाट हावर होती है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ये ही KVA में होती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी ये KVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो किलो वोल्ट एम्पियर में होगी और जनरेटर की जो इकाई होती है वो किलो वाट में होती है। ध्यान दीजिएगा। तो जनरेटर की इकाई और ट्रांसफार्मर की इकाई में दोनों में अंतर है। तो बेसिकली रूप से हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें पर यूनिट जिस तरीके से मान को निकाला जाता है तो वो किलोवाट हावर में होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 समांतर चालकों की एक दिशा में, क्वेश्चन नंबर 5, धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रत्येक चालक में धारा दुगनी कर दी जाए तो चालकों के बीच का बल कितना होगा। अब 2 कंडक्टर पैरेलल में चल रहे हैं और एक में धारा प्रवाहित हो रही है दूसरे में नहीं हो रही है। यदि प्रत्येक चालक में धारा दुगनी को कर दिया जाए, मतलब कि एक कंडक्टर में करंट का मान, जैसे भी करंट का मान यदि 1 एम्पियर है तो हमने क्या कर दिया, करंट का मान
2 एम्पियर कर दिए। इस सिचुएशन में चालक के बीच जो बल बनेगा वो कितना होगा, फोर्स कितना अप्लाई होगा। ऑप्शन ए दिया है मूल बल का 4 गुना विकर्षण। ऑप्शन बी दिया है मूल बल का 2 गुना विकर्षण, मतलब 2 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स रिपल्शन टाइप। ऑप्शन सी दिया है मूल बल का 4 गुना आकर्षण एंड ऑप्शन डी दिया है मूल बल का 2 गुना आकर्षण। ठीक है दोस्तों, अब मूल बल का 2 गुना आकर्षण, किसी में 4 गुना आकर्षण दिया हुआ है, तो इसमें इसके सही आंसर को हम इसके कॉन्सेप्ट बेस में यदि समझें तो होता ये है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना आकर्षण होता है। अब चलो कैसे होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 कंडक्टर यदि एक ही दिशा में उसमें करंट फ्लो हो रही है और यदि प्रत्येक कंडक्टर में करंट का मान 2 गुना कर दिया जाए तो कंडक्टर के बीच में जो बल होगा वो 4 गुना हो जाता है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है और आप करंट जो फ्लो कर रहे हैं उसमें 2 टाइम्स कर रहे हैं। जब 2 टाइम्स आप करंट को फ्लो करेंगे तो उसमें फोर्स का जो मान होगा, फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना होगा। जब करंट आप एक ही डायरेक्शन में 2 टाइम्स कर रहे हैं फ्लो, ये करंट का मान 2 टाइम्स हो गया तो फोर्स का मान 4 टाइम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2013 में यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कुंडली का इंडक्टेंस निम्न में से किस पर डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। फर्स्ट है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है परमेबिलिटी ऑफ द कोर, ऑप्शन डी दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो चालक के व्यास पर डिपेंड करता है या प्रति एम्पियर फ्लक्स पर डिपेंड करता है या कोर की पारगम्यता पर डिपेंड करता है या सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को यदि हम समझें तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। क्योंकि एक कॉइल है और उसमें इंडक्टेंस निम्न में से जो जिस कारण पर डिपेंड करता है वो करता है दोस्तों फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर पर, मतलब प्रति फ्लक्स जो है वो बांधने की कैपेसिटी कितनी होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड होगा कोर की जो पारगम्यता है, मतलब परमिबिलिटी ऑफ कोर, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो 2 एंड 3 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए कैसे होगा ये देखेंगे हम। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझें हम। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि एक कुंडली का जो इंडक्टेंस प्रतिरोध होता है वो एम्पियर फ्लक्स पर बांधा जाता है और कोर की जो पारगम्य के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो किसी भी कुंडली का प्रेरण रोध प्रतिरोध एम्पियर फ्लक्स बांधता है और कोर की जो पारगम्यता है परमेबिलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड होंगे, मतलब कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा दोस्तों। तो एक जितने भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो जो बीटेक यदि किए हुए हैं उनके लिए ये इंग्लिश मीडियम ज़्यादा सूटेबल होता है, लेकिन डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल वाले वो हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बहुत से मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत से वीडियोस ऐसे डले हुए हैं हिंदी जो इंग्लिश मीडियम के हैं, लेवल बहुत हाई है, लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो क्लास है स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, इट मीन्स किसी तत्व का अणु क्या होता है। 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों हम। किसी भी तत्व का जो अणु है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन बी दिया है अनचार्ज,
ऑप्शन सी दिया है निगेटिवली चार्ज, ऑप्शन डी दिया है चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव। तो किसी भी एटम्स का, किसी तत्व का जो अणु है वो दोस्तों देखेंगे आप तो अनचार्ज होता है। किसी भी तत्व का जो अणु है वो अनचार्ज होता है। कैसे? चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझे कैसे होता है, तो किसी तत्व का जो अणु है वो बिना किसी आवेश का होता है स्टार्टिंग में। तो जब वो आवेश नहीं होगा, उसमें उदासीन होगा, जब उदासीन होगा दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे दोस्तों? प्रोटॉन होंगे। क्योंकि न्यूक्लियस में तो क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको, और आसपास चक्कर जो लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। तो किसी भी तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए ये जो है ये दोनों दोस्तों उदासीन होते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? तो ये उदासीन होने के पीछे रीज़न क्या होता है दोस्तों? तो एटम, कोई भी एलिमेंट का यदि एटम्स है तो वो एटम उदासीन कंडीशन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम। इसमें दिखा है खालिस्तान की चालकता अधिकतम होती है, तो ऐसे कौन से मोबिलिटी है हाईएस्ट मोबिलिटी? इट हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, जिसकी हाईएस्ट मोबिलिटी होती है, चालकता अधिकतम होती है। फर्स्ट देखेंगे आयन, सेकंड देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में है न्यूट्रॉन और फोर्थ में है प्रोटॉन। तो आप सभी को पता है, बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी मोबिलिटी हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसपास चक्कर लगाता है और ये हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? हल्का होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि इसका देखें हम, तो इलेक्ट्रॉन की चालकता अधिकतम होती है तथा प्रोटॉन की चालकता निम्नतम होती है। तो प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों? ये भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1850 गुना, कहीं पर आपको 1845 लिखा होगा, कहीं पर 1840 लिखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो है वो 1845 गुना या 1840 गुना भारी होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हल्का होने के कारण इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, मोबिलिटी, वो हाई होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है? तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर टेक प्लेस बाय। अब किसी भी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा अधिकतम होती है यदि हम देखें तो चलिए 4 ऑप्शन देखेंगे। प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी दिया न्यूट्रॉन्स, और थर्ड दिया है सीमित बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, और ऑप्शन डी दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में विद्युत की जो चालकता है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही किसी भी कंडक्टर में कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। क्लियर है दोस्तों? स्टार्टिंग में होता यूँ है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ये प्लस होगा। अब बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा इसको फोर्स देते हैं, जब इसमें फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स दिया जाता है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में फिर बाहर निकल जाते हैं। जब तक आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तब तक यह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही एक्स्ट्रा फोर्स देने वाली बात होती है दोस्तों, तो जिसके कारण कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका सही कॉन्सेप्ट है, किसी चालक में विद्युत की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है तथा प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस कूट को समझना होगा हमें। क्वेश्चन दिया है 10,
मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन लिस्ट। सूची 1 और 2 में मिलान करेंगे दोस्तों कूटों के माध्यम से। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ऑप्शन बी दिया है फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम, अल्टरनेटर और कूलॉम्स लॉ। तो ध्यान दीजिएगा ओम का जो नियम है वो किस पर लागू होता है। तो ओम के नियम में देखेंगे तो कैपेसिटर, जनरेटर, वोल्टेज करेंट है ना, और जनरेटर। तो ओम का नियम दोस्तों देखेंगे हम तो V = I × R होता है। तो ये जो है ओम का नियम, अब ये V = I × R होता है, मतलब कि ये किस पर रिलेशन देगा, ये फर्स्ट वाला किसका हो जाएगा, वोल्टेज और करेंट के लिए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड का नियम। दोस्तों आपने देखा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम मोटर के लिए होता है, राइट हैंड का नियम जनरेटर के लिए होता है। तो यहाँ पर जनरेटर के लिए होगा, इसका 2 होगा। उसके बाद अल्टरनेटर देखेंगे होगा आपने, तो अल्टरनेटर किसके लिए होता है दोस्तों, अल्टरनेटर और कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ ये कैपेसिटर के लिए होता है, और अल्टरनेटर यहाँ देखेंगे तो ये किसके लिए होता है, AC जनरेटर के लिए होता है। तो आपको इस तरीके से ये इसका कॉन्सेप्ट को मिलाना था दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट के लिए 3 कहीं है, ए के लिए 3 कहीं दिया है, डी में दिया है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। चलिए इसी को समझेंगे हम। ओम का नियम वोल्टेज और करंट पर संबंध स्थापित करता है। सेकंड दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मतलब राइट हैंड का नियम, ये होता है जनरेटर के लिए। और अल्टरनेटर जो होता है वो AC जनरेटर होता है, सभी को पता है। और कूलॉम का जो नियम है वो कैपेसिटर पर कार्य करता है, कूलॉम्स लॉ। क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को आपको समझ के याद भी रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंडक्शन विल नॉट अक्योर व्हेन बॉडीज आर, जब पदार्थ खालिस्तान को चालन इसमें कंडक्शन नहीं होता किसी भी पदार्थ में, तब क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एक ही तापमान में होंगे, ऑप्शन बी दिया है वैक्यूम में रखे जाएंगे, ऑप्शन सी दिया है पानी में डूबे जाएंगे, और ऑप्शन डी दिया है अचल हवा में रखे जाएंगे। तो कंडक्शन विल नॉट अक्योर व्हेन बॉडीज, जब पदार्थ खालिस्तान तो चालन घटित कंडक्शन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक ही तापमान में होंगे। तो जब पदार्थ एक ही तापमान में होंगे, इसका कॉन्सेप्ट है होंगे तो चालन घटित नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि समान टेम्परेचर में है तो कंडक्शन नहीं होगा। यदि एक साइड का टेम्परेचर किसी धातु के छड़ को यदि टेम्परेचर एक सिरे पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, T1 का टेम्परेचर ज़्यादा हो, हाई हो, तभी, और T2 का टेम्परेचर दोस्तों कम हो, तब ये जो है T1 से T2 की ओर जो है कंडक्शन होने लगेगा, टेम्परेचर फ्लो होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, द बॉडी विच रिफ्लेक्ट द एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट्स सेड टू बी। इट मीन्स हिंदी में यदि इसका हम करें तो वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंब करता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए फर्स्ट देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वाइट, ग्रे, ब्लैक और रंगहीन। तो वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है तो ये हो जाएगा वाइट होता है दोस्तों, किसी एक पॉइंट पर स्पॉट होगा। तो वह पिंड, कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे सफ़ेद कलर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन रिलेक्शन time of metal is 2.7 into 10 to the power minus 4 and that B is 1.35 into 10 to the power minus 4. The relation of the resistivity B and resistivity of A will be. It means इसे समझे तो धातु का एक इलेक्ट्रॉन विश्रांति काल इसका दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, और B का दिया हुआ है विश्रांति काल 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। तो ए और बी की प्रतिरोधकता का अनुपात, उसकी दोनों के बीच में रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ये पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे।
कॉन्सेप्ट को यदि समझे तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन होता है, तो आपने देखा होगा जो रेट ऑफ रजिस्टिविटी होती है आर बी अपान आर ए हो जाएगा, तो इसका रजिस्टिविटी को लिखते हैं 1 अपान जी, क्योंकि जी क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। जी क्या होता है दोस्तों, कंडक्टेंस होता है, और आर रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब यदि हम यहाँ पर आर को 1 अपान जी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टेंस दिया हुआ है, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर हम दोनों के बीच में, तो 10⁴ ये 10⁻⁻⁴ दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये जी ए और अपान जी बी हो जाएगा। रिलेशन बनाएंगे इन दोनों के बीच में, तो ये 2.7 और 1.35 हो जाएगा दोस्तों। तो ये निकल जाएगा आपके सामने 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट पर यूनिट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही किसी राशि क्वांटिटी का प्रति इकाई मान पर यूनिट वैल्यू प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए दिया है किसी इकाई में वास्तविक राशि और किसी इकाई में वास्तविक राशि का अनुपात। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में।